नमस्कार दोस्तों, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टील स्ट्रक्चरल डिजाइन में सबसे पहले टर्म्स स्टील के बारे में देखेंगे। तो स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम एंड अदर एलिमेंट। तो मेनली स्टील में आयरन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसके बाद कुछ अमाउंट में कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम का परसेंटेज होता है। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट है, क्रोमियम एंड कार्बन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का कंटेंट बढ़ाने से स्टील में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो कार्बन का कंटेंट बढ़ाने से स्टील का ब्रिटलनेस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है एंड हार्डनेस इंक्रीज होता है। ऊपर का चार जो है ये इंक्रीज होता है। यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ना मीन्स डिफॉर्मेशन कम होना। तो यील्ड स्ट्रेंथ जब बढ़ रहा है मीन्स कार्बन का बढ़ना स्टील के लिए एडवांटेज हो रहा है। बट कार्बन कंटेंट के बढ़ने से डक्टिलिटी और टफनेस घट जाता है, मीन्स डक्टिलिटी घटेगा, डक्टिलिटी डिक्रीज होगा, मीन्स कार्बन के लिए स्टील के लिए डिसएडवांटेज है। कार्बन का बढ़ना स्टील के लिए डिसएडवांटेज है। डक्टिलिटी मीन्स होता है अल्टीमेट डिफॉर्मेशन डिवाइडेड यील्ड डिफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है क्रोमियम। आयरन और क्रोमियम को मिलाने से स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्रोमियम मिलाने से स्टील का कोरोजन कम होता है। ये पर्पज से क्रोमियम इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, स्टील इज कंसिडर्ड टू बी वेल्डेबल विदाउट प्री हीटिंग इफ कार्बन इक्विवेलेंट इज लेस देन 0.42। कार्बन इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है निकालने का कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमको इतना याद रहना चाहिए, कार्बन इक्विवेलेंट की वैल्यू 0.42 से कम होना चाहिए वेल्डेबल होने के लिए। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो स्टील के प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसी प्रकार अल्फा होता है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। शियर मॉडुलस होता है, जी की वैल्यू हो जाता है 0.769 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट देखेंगे हम म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू इलास्टिक रेंज में होता है 0.3 और प्लास्टिक रेंज में होता है 0.5। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू इलास्टिक रेंज में 0.3 और प्लास्टिक रेंज में 0.5। तो ये स्टील की प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसका हम देखेंगे 1 मीटर क्यूब स्टील का वेट कितना होता है। तो 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो गए स्टील की प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टील एंड एल्यूमिनियम में कंपेयर देखेंगे। स्टील का अल्फा की वैल्यू होता है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड और एल्यूमिनियम का इसका जस्ट डबल हो जाता है। और स्टील का ES जो होता है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर² होता है और एल्यूमिनियम का जस्ट इसका 1/3 होता है। ठीक है। और एल्यूमिनियम का हाई स्ट्रेंथ यूनिट वेट रेशियो टू यूनिट वेट रेशियो हाई होता है एज कंपेयर टू स्टील। और एल्यूमिनियम में
डिफॉर्मेशन हाई होता है बट मेंटेनेंस लेस होता है। और एक लगभग 4 चीजें हम देख लिए स्टील और एल्यूमिनियम में। इसी के बेसिस पे 1995 में आईएएस के एग्जाम में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ये 4 चीजें दिया हुआ है और 1, 2, 3, 4 में राइट कौन सा है वो बताने के लिए। आगे देखते हैं माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हम ग्राफ में देखेंगे, जो जो पॉइंट हमको मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला रीजन है हमारा ओ से ए तक। ओ से ए तक को बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड होता है मीन्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमारा ग्राफ है वो लीनियर बनता है। और ए से बी तक ग्राफ लीनियर नहीं होता है, मीन्स हमारा लीनियर नहीं होता है, मीन्स हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। बट जब किसी बी पॉइंट तक जब किसी लोड को अप्लाई करते हैं और लोड को हटा देने पर, रिमूव कर देने पर स्पेसिमेन अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। मीन्स बी पॉइंट तक इलास्टिसिटी स्पेसिमेन पे रहता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यील्ड प्लेट्यू। तो ऊपर वाले जो होता है वो सी डैश पॉइंट होता है, जिसको अपर यील्ड पॉइंट कहा जाता है। अपर यील्ड पॉइंट स्पेसिमेन के साइज, क्रॉस सेक्शनल शेप एंड टेस्टिंग के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। अपर यील्ड पॉइंट जब लोड को रैपिडली इंक्रीज करते हैं तब ऑब्जर्व होता है, जबकि लोअर यील्ड पॉइंट जब लोड की वैल्यू स्लो होती जाती है तब ऑब्जर्व होती है। लोअर यील्ड पॉइंट एक डेफिनिट पॉइंट होती है, इसीलिए हम माइल्ड स्टील के लिए जो एफआई लेते हैं वो लोअर यील्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। मींस कांस्टेंट स्ट्रेस पे कंटिन्यूसली स्ट्रेन होता है। और इस जोन में प्लास्टिक स्ट्रेन होता है इलास्टिक स्ट्रेन का 10 to 15 टाइम्स होता है। इसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग जोन आता है और ई पॉइंट पे हमें अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट फाइंड होता है। और नेक्स्ट है पोस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद नेकिंग रीजन पॉइंट होता है। मीन्स स्ट्रक्चर का शेप स्पेसिमेन का शेप इस टाइप का होते जाता है। और लास्ट में हमको ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है। ब्रेकिंग पॉइंट स्टील के लिए कहां पर बनेगा वो कार्बन परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। थैंक्स दोस्तों।